जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खूब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम गद्य साहित्य का इतिहास जो शेष भाग है उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। ये क्लास 10 के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों, इसको पढ़ना अनिवार्य है। और गद्य काव्य का जो भली भांति, जब हम गद्य काव्य को भली भांति जो समझने के लिए, जो हमारा गद्य काव्य है उसको अच्छे से समझने के लिए हमें गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना आवश्यक ही है बच्चों। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि बच्चों सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। तो आज की क्लास में हम शुक्लोत्तर युग से हमने आपको पढ़ा दिया था। ये देखिए, ये एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर दें। ये आप शुक्ल युग को पढ़ चुके थे। अब आइए आज से हम ये शेष भाग जो है शुक्लोत्तर युग से प्रारंभ करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये 1938 से आपका छायावाद समाप्त होने के पश्चात, ये देखिए बच्चों, हिंदी गद्य इतिहास के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। जो 1938 से लेकर आगे शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। और इस युग का जो हिंदी काल्पनिक संसार से, इस युग का हिंदी गद्य जो काल्पनिक संसार था बच्चों, उससे उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। कहाँ पर आ गया? यथार्थ अर्थात जो कल्पना में थी, छायावाद में ज्यादातर कल्पना में ही चीजें थी, भावनाओं में था, अलंकृत था, अलंकारिक था। पढ़े नहीं है आप? अलंकारिक है और उसके बाद में प्रतीकात्मकता है उसमें। और यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं, यहाँ पर जो अपने समाज में यथार्थ, जो समाज का सुख दुख है, सामाजिक समस्याएं हैं, उसको प्रकट किया है कवियों के द्वारा। तो इसीलिए इस युग को, प्रगतवादी युग को, शुक्लोत्तर युग को इसीलिए हम प्रगतवादी युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर समाज के बारे में कवियों ने दर्शाया है अपनी कविता और गद्य रचना के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से। तो इसलिए बच्चों इसको प्रगतवादी युग कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं बच्चों। इसमें जो भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान कांति युक्त और भड़कीले चुटकीले कवित्वमय वचनों ने ले लिया। अर्थात कवियों ने क्या किया बच्चों? कांति युक्त मतलब ओजपूर्ण, वीरता के साथ, साहस हिम्मत के साथ, और भड़कीले चुटकीले मतलब चटक शब्दों के साथ, तीखे शब्दों के साथ यथार्थ के जो मानव जीवन की जो बच्चों पारिवारिक सामाजिक समस्या, राजनीतिक दुराचार, मानवीय भावों को और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को चित्रित किया है बच्चों। हमें पूरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आप धैर्य के साथ सुनते चलिए बच्चों, सुनने पर कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हमने आपको पढ़ाना शुरू किया। क्योंकि क्या है, यूट्यूब पे क्या है, ये विस्तार से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे इसको सुनते हो बोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमें लगा कि ये बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अगर आप गद्य विधा को समझना है, गद्य काव्य को जानना है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, संस्मरण क्या है, रेखाचित्र, अब आपको अभी बोलेंगे रेखाचित्र तो आपको नई नई चीजें लगेंगी। ये रेखाचित्र क्या है? देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके लिखा भी है, देखिए। अब बोले हम तो ये देखिए लिखा भी है कि रेखाचित्र संस्मरण, तो अभी आपको बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये क्या चीज है? संस्मरण क्या है? यात्रा वृत्त क्या है? ये सब आप कहेंगे। तो इसीलिए इस चीज को हमको समझना जरूरी है। अब आगे इसी में दिया हुआ है कि रेखा चित्र क्या है, कहानी क्या है, नाटक क्या है, यात्रा वृत्त क्या है, लघु कथा किसे कहते हैं, इस प्रकार से चीजें। तो सबसे पहले ये चीजें ऐसे हम पढ़ते हुए आपको समझा रहे हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, तो आपके मस्तिष्क पटल पर चीजें अच्छे से देर समय तक बनी रहेगी। और आपका जो हाई स्कूल एग्जाम है बच्चों, फरवरी या मार्च में आने वाला है, तो उसके लिए आप एकदम लग जाइए, अभी से लग जाइए एकदम। और आप बहुत अच्छे अंकों से, अगर आप अभी से जुड़ गए, लग गए हर विषय को जिम्मेदारी के साथ बच्चों, ये आप जिम्मेदार बनिए। अब आप क्लास 10 में पहुंच गए हैं, अब आप जिम्मेदार बनिए अपने माता पिता के प्रति, अपने छोटे भाई बहनों, अपने परिवार और स्वयं के प्रति। आपका स्वयं का भी आप अपने समाज में अपने आप को किस रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं? ये आपका समाज में मान सम्मान हो, कैसे होगा? जब आप निरंतर अध्ययन करेंगे, आगे फिर अध्ययन करते हुए अच्छे नंबरों से पास होंगे, लोगों में आपका पहचान बढ़ेगा। ये देखिए बेटा है, उनका बेटा या बेटी, इस तरह से आपका पहचान बढ़ेगा। फिर आगे आप कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करते हुए कोई ना कोई पद, अगर आप अभी से लगन से जुड़े हो गए बच्चों, तो आफ्टर 12, आफ्टर BA में BSc जो भी करेंगे, उसके बाद आप किसी ना किसी पद पे जरूर प्रतिष्ठित होंगे, सरकारी पदों पर। ये पूरा विश्वास है। और आप अपने हृदय में भी ये दृढ़ संकल्प लेके तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि हमको हाई स्कूल का एग्जाम पास करना, बस ऐसे पढ़ लेते, रफली नहीं पढ़ना है, जिम्मेदारी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। और एक अपने आप को एक चित्र अपने मस्तिष्क में बना लीजिए कि हमको इस पद पे बैठना है आगे जाके 4, 5, 6 साल में।
ज्यादा उम्र नहीं, बस बहुत कम समय में, जैसे आपने बीए किया या बीएससी किया, बीकॉम किया, जो भी किया, उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई प्रतियोगी एग्जाम देके और अपने आप को एक सीट लेना है। इस टारगेट के साथ आप पढ़िए, अभी से ही जुड़ जाइए। तो बच्चों, हम आपको मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ना आपको क्यों है। जब तक आप ये जानेंगे नहीं बच्चों कि आपको पढ़ना क्यों है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको पढ़ना अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने, मान सम्मान के साथ जीने का, सर ऊंचा करके जीने, अपने माता पिता को कि सर को गर्व से ऊंचा उठाने के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हम कहाँ चल रहे हैं। शुक्लोत्तर युग पे चल रहे हैं। छायावादी युग को हमने पढ़ लिया, वहां पर कल्पना की ज्यादा भरमार थे, वहां पर प्रतीकात्मक अलंकार को दिखाकर बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की गई कवियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर बच्चों, जो दृष्ट पटल पे आपके जो बेस है, जो हमारा मानव जीवन है, जो समाज है जिसमें हम जी रहे हैं, उसको कवियों ने दर्शाया है। इसलिए इसको प्रगतिवादी युग कहा गया है बच्चों। तो आइए बच्चों, देखिए यहाँ पर इस युग के गद्य साहित्य की जो अभिव्यंजना है, अभी हमने बताया, ये शक्ति अधिक परिष्कृत हुई। क्यों हुई? आप जानते हैं, अभी साहित्यिक रचनाओं एवं कृतियों की प्रचुरता भी इसी युग में सबसे अधिक रहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने समाज को प्रस्तुत किया, समाज की समस्याओं को प्रस्तुत किया, समाज में जो हो रहे हैं उसको प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, तो लोगों ने अधिक से अधिक इसको पढ़ा, जाना, इसलिए प्रसिद्धि मिली। तो इसमें बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए रामविलास शर्मा, शिवनंदन सिंह चौहान और उसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त आदि, ये सब इसी युग के रचनाकार हैं बच्चों। अब ये देखिए, अभी हमने आपसे जिक्र किया कि रेखा चित्र और संस्मरण, ये रचनाओं में पदम सिंह शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब इसमें कथनीय है। इस युग में तनिक उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन परिचय, ये देखिए बच्चों, साहित्यिक जीवन परिचय, ये देखिए जीवन परिचय, जीवन चरित्र। जीवन चरित्र अर्थात बच्चों, जीवन चरित्र क्या होता है कि किसी और के द्वारा किसी और के जीवन के चरित्र को दर्शाया जाए, कविता में, कहानी में, उपन्यास में उतारा जाए, लिखा जाए शब्दों में, उसी को जीवन चरित्र कहते हैं, किसी और के द्वारा। और आत्मकथा क्या है बच्चों? आगे आप आत्मकथा को भी पढ़ेंगे। ये तो उसमें क्या है कि उस स्वयं के द्वारा अपनी आप बीती, अपने जीवन के अनुभव को अपने ही हाथों से लिखना। तो ये जीवन चरित्र को देख लेते हैं बच्चों। ये और आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई तनिक उत्कृष्ट साहित्यिक में। तो इसमें क्या है बच्चों, डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो निराला की साहित्य साधना, इन्होंने किसके बारे में, किसकी जीवन चरित्र को लिखा? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्यिक साधना नाम से लिखा। और अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र थे बच्चों। ये कलम का सिपाही जीवन चरित्र अपने पिता के बारे में इन्होंने लिखा। अब फिर बच्चों ये देखिए, आत्मकथाओं को हमने बताया जो स्वयं के द्वारा लिखा जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के पश्चात जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हुए हैं बच्चों, इनकी जो अपनी खबर है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर, और क्या बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, वानर का निर्वाण, ये आत्मकथा है बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है? तो आप बताएंगे कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है। और ये हरिवंश राय बच्चन कौन है बच्चों? ये आपके जो अमिताभ बच्चन हैं, महान नायक, उनके पिता हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आपसे क्वेश्चन भी बनेगा कि कैसी विधा है, तो आप बताएंगे कि आत्मकथा है। और किसकी रचना है? तो आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन की। इस प्रकार से बच्चों इस युग के विभिन्न उपन्यासकारों के दर्शन भी हुए। और इसमें यशपाल, झूठा सच, यशपाल का जो झूठा सच दिव्या, ये उपन्यास यशपाल का। नागार्जुन का, नागार्जुन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको ये क्या कहते हैं, ये आपको हर क्लास 10 में, आप क्लास 10 में अभी हैं, उसके बाद में फिर 11-12 में जाएंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत अच्छे से समाज के भावनाओं को, राजनीतिक सिस्टम को बहुत अच्छे से दर्शाया अपने कविता, अपनी वाणी के माध्यम से। तो बच्चों ये आई, ये नई पौध और रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची मोस्ट इंपॉर्टेंट नागार्जुन की है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं कहाँ? शुक्लोत्तर युग। अब यहां से प्रारंभ करते हैं शुक्लोत्तर युग से, क्योंकि बच्चों हमने जो पिछला आपको बताया उसको हमने दोहराने के लिए बता दिया। अब आइए यहां से प्रारंभ करते हैं। देखिए, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, ये देखिए भारती, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश इस काल के विशिष्ट हिंदी नाटककार हैं। कौन है बच्चों? ये नाटककार हैं। विष्णु प्रभाकर,
ये निबंधों के क्षेत्र में अब देखिए, निबंधों के क्षेत्र में नई शैलियों में विषयों, नई शैलियों, नए विषयों में, नए रूपों में का प्रसार होता है इसी युग में, शुक्लोत्तर युग में, अर्थात प्रगतिवादी युग के बाद की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें सांस्कृतिक, वैयक्तिक और समसामयिक विषयों पर दार्शनिक भावात्मकता और विचारात्मकता, हास्य व्यंग्यात्मकता इसमें दिया हुआ है बच्चों। समीक्षात्मकता, निबंध की रचना इस प्रकार से। इसमें कौन आते हैं बच्चों? विद्या निवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र और हीरानंद और क्या कहते हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बहुत लंबा नाम है इनका, तो अज्ञे इनको कहें, और वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा और बच्चों हरिशंकर प्रसाई के नाम इस युग में विशेष कथनीय हैं। अब देखिए बच्चों, कथा साहित्य के क्षेत्र में मार्क्स के समाजवाद और फ्राइड के विश्लेषणवाद का विशिष्ट सामर्थ्य इस काल में प्रदर्शित होता है। आप मार्क्सवाद को जानते होंगे, और मार्क्सवाद जो समाज था, और उसके बाद ये क्या कहते हैं, फ्राइड हैं, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद, इदम अहम परा अहम, ऐसा इनका सिद्धांत है। तो इस काल में ये प्रदर्शित हुए हैं। आज की जो पीढ़ी है बच्चों, इनके जो जीवन के संघर्ष, आज की पीढ़ी के जो जीवन संघर्ष हैं, उनकी आशाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं, कुंठाएं हैं और विद्रोह की जो भावनाएं हैं, ये नव जीवन के मूल्यों की खोज इसी युग में उपन्यासों, कहानियों के प्रमुख विषय रहे हैं। मतलब उपन्यासों और कहानियों में इस सब विषयों को इन्होंने दर्शाया है शुक्लोत्तर युग में इन कवियों के माध्यम से। परंतु जो शेखर है बच्चों, शेखर एक जीवनी, बहती गंगा, सूरज का सातवां घोड़ा, ऐसे ही गुणों से परिपूर्ण ये उपन्यास हैं। और देखिए नेक्स्ट बच्चों, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे और भगवती चरण वर्मा, ये अमृत लाल नागर आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार हैं। ये सब कौन है बच्चों? तो उपन्यासकार में आते हैं। कहानी भी लिखा है इन्होंने, और इनका नाम इस युग के पथ पर सर्वोपरि उल्लेखनीय रहेगा। ये जो ऊपर नाम हमने किए बोले हैं बच्चों, ये सब सर्वोपरि सबसे पहले इनका नाम लिया जाएगा। आगे बच्चों देखिए, वर्तमान में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, फैंटेसी और उसके बाद रेडियो रूपक आदि अनेक नवीन विधाओं के द्वारा उन्नत साहित्य की रचना हुई है बच्चों। तो आइए अब हम देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रति वर्ष शोध प्रबंधन हुआ है, शोध प्रबंधन प्रकाशित होने लगा है, और उनके द्वारा जो वैज्ञानिक विवेचन हुआ बच्चों, विश्लेषण, मूल्यांकन के लिए हिंदी जो गद्य का रूप विकसित हो रहा है, वो आधुनिक युग में हिंदी नाटक, रंगमंच जीवन की सत्यता से संयुक्त होकर नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुआ है बच्चों शुक्लोत्तर युग में। तो हमें आशा है, आशा नहीं पूरा विश्वास है बच्चों, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आपके दिमाग में बैठ रहा होगा। तो अब आइए बच्चों, विविध क्या कहते हैं विधाएं जो हैं, हमने आपको पहले चर्चा किया है, आप समझ पा रहे होंगे। विधाएं अर्थात कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, संस्मरण हो गया, ये सब विधा होती है, इसको विधा कहते हैं। कौन सी विधा है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी विधा है, तो आप बताएंगे उपन्यास है, इस प्रकार से। तो आइए अब हम इसको समझते हुए चलते हैं। जब हम इसको बच्चों देखिए, इसको क्यों समझना ये भी तो जानना है। जब हम इस चीज को समझ लेंगे, विभिन्न ये विधा देखे, निबंध चीजें समझ लेंगे, तो आप जब निबंध लिखेंगे ना बच्चों, तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करेगा, निबंध है क्या चीज। तो जब आपको निबंध से संबंधित जानकारी होगी, तो आप अच्छे से निबंध लिख पाओगे। इसलिए बच्चों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा, अवश्य सुनिएगा एकदम। इसको अब समझ लीजिए कि ये आपका रामबाण है, इसको सुनना आपको आवश्यक है। गद्य विधा को अच्छे से जानना है, और आगे आपको हिंदी को बहुत मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ना है, तो आपको इसको निरंतर सुनते पढ़ते रहना पड़ेगा। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम ये यहाँ पर समझ लेते हैं कि विविध विधाएं क्या हैं। ऐसे पढ़ते हुए समझते हुए चलें, बस उसमें कुछ नहीं, बस सुनिए और पढ़े, ध्यान से सुनिए, पढ़ाते हुए समझाते हुए चल रहे हैं। ये हिंदी गद्य साहित्य के जो उद्भव से लेकर जो वर्तमान का आज तक का जो गद्य है बच्चों, गद्य है के क्षेत्र में अनेक विधाओं का प्रसार हो गया है। अनेक विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, यात्रावृत्त, लघु कथा, इस प्रकार से हिंदी गद्य की विधाओं में का वर्गीकरण बच्चों 2 श्रेणियों में हुआ है। एक तो प्रथम श्रेणी है
और दूसरा द्वितीय श्रेणी। अब देखिए प्रथम श्रेणी में कौन कौन आते हैं, क्या क्या आता है। तो इसमें बच्चों क्या आता है, कहानी आता है, निबंध आता है, नाटक आता है, एकांकी आता है, उपन्यास आता है। इन विधाओं का विकास भूतकाल से देखने को मिलता है, अर्थात बहुत समय से देखने को मिलता है। और जो द्वितीय श्रेणी में आता है बच्चों, देखिए इसमें क्या है, इसमें द्वितीय श्रेणी में बच्चों अप्रधान या प्रकीर्ण विधाओं की है। इसमें 9 गद्य विधाओं में आत्मकथा आ जाता है। अब इस जैसे अब आत्मकथा यात्रा भी जो हम बोल रहे हैं आपको संस्मरण, ये सब नई विधाओं में, पहले नहीं था, बाद में कवियों ने प्रारंभ किया। यात्रा विरित हो गया, अपनी यात्राओं के घटनाओं का वर्णन किया इन्होंने। जीवनी हो गया, किसी के बारे में लिखना। गद्य काव्य हो गया, संस्मरण हो गया, और रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, भेंट वार्ता हो गया, पत्र साहित्य आदि, ये सब उल्लेखनीय है। ये 9 विधा की बात हो रही है, नई विधाओं की बात हो रही है। इन सभी विधाओं का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हम समझते हैं बच्चों। देखिए आपका आ जाता है सबसे पहले निबंध। अब फटाफट पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। ये एक सूक्ष्म आकार की ऐसी रचना है बच्चों, कौन, निबंध, कि जिसमें सामान्य गद्य की तुलना में रोचक, सजीव, अर्थपूर्ण गद्य का विकास होता रहता है। क्या होता है बच्चों निबंध में, आपको इसमें सामान्य गद्य की तुलना में, जो गद्य आपका है उसकी तुलना में जो निबंध है उसमें बच्चों रोचकता रहती है, सजीवता रहती है, अर्थपूर्ण चीजें होती हैं। इसी चीज का विकास हुआ है निबंध के माध्यम से। इसकी शैली में पूर्ण रूप से कलात्मकता का गुण विद्यमान है। विभिन्न आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। निबंध को क्या कहा कि गद्य की कसौटी। किसी गद्य की 9 विधाओं में निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विकसित विधा है। निबंध स्वावलंबी होता है। कैसा होता है, स्वावलंबी होता है। इसमें स्नेह संबंध और भावमयता के साथ साथ विचारों की भी अभिव्यक्ति होती है। विषय तथा शैली के आधार पर बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। आइए इन 4 प्रकार को भी जल्दी जल्दी समझते हुए चलते हैं। ये विचारात्मक निबंध, पहला तो विचारात्मक निबंध। अब विचारात्मक निबंध में क्या आता है, देखिए बच्चों ये निबंध तर्कपूर्ण होगा, विचार होगा अर्थात तर्कपूर्ण होगा, तर्कपूर्ण मूल्यांकन भी होगा, विश्लेषण भी उसमें होगा, कहाँ गलत है कहाँ सही है, कितना अधिक होना चाहिए कितना छोटा होना चाहिए, उसमें छानबीन भी होगा, का आधिपत्य रहेगा बच्चों। और तथा विषय की मुख्यता दार्शनिकता, दार्शनिक हो गया, मनोवैज्ञानिक, मुख्यता क्या रहेगा, दार्शनिक रहेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके रहेंगे, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। अब आता है बच्चों भावात्मक निबंध। इस निबंध में बच्चों अनुराग, प्रेम रहेगा। भाव अर्थात भाव कहाँ, प्रेम में ही तो भाव रहता है। आपके अंदर प्रेम नहीं है तो भाव रहेगा ही नहीं। तो प्रेम होता है, भाव होता है, हृदय के तत्वों की प्रधानता इसमें होती है। किसमें, भावात्मक निबंध में। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है बच्चों की पाठक की जो बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करता है। हमें विश्वास है बच्चों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आइए थर्ड जो विधान है ये वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक में क्या होता है बच्चों, इस निबंध में किसी भी वर्णनीय वस्तु की, स्थान की, व्यक्ति की, दृश्य की आदि की जो अवलोकन होता है उसको देखा जाता है, जो अनुकरण किया जाता है उसके आधार पर ललित, सरल और मधुर रूप का वर्णन किया जाता है। और उसके बाद बच्चों देखिए जैसे हम मेला में गए, देखिए अब आप देखिए जैसे मान लीजिए मेला में गए तो मेला में हमने विभिन्न चीजों को देखा ना, देखा नहीं देखा, तमाम प्रकार के वस्तुओं को देखा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर बंदूक, आप मेले में जैसे आप इंटर करेंगे आगे ही फ्रंट में एक साइड में लगा रहेगा, बंदूक रखा रहेगा, बहुत सारे क्या कहते हैं गुब्बारे लगे रहेंगे, और बच्चों को कहेंगे कि इसको निशाना लगा के गोली से मारिए, बंदूक से मतलब मारिए, निशाना लगाइए। बहुत सारे खिलौने लगे रहेंगे वहां पर, खाने पीने की चीजें भी, चाट हो गए, क्या कहते हैं वो। आप जाइए पाटन में जाइए आप, मेला फ्रंट में ही आप देखेंगे लिट्टी चोखा क्या कहते हैं वो सब ऐसे लाइन से इधर, और अगल बगल ये प्रसाद लगे होते हैं। और आगे आप जाएंगे तो सर्कस शुरू होता है। वो स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, तमाम प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यक्ति आपको दिखाई देंगे। वहां का विभिन्न प्रकार का दृश्य आपको, आप जब वहां झूले पे चढ़ जाइए, देखिए सबसे ऊपर टॉप पे जब झूला जाता है तो देखिए वहां से कितना सुंदर वहां का दृश्य दिखता है, मंदिर और चमक दमक सब कितना अच्छा लगता है। तो उसी का अवलोकन बच्चों बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाता है, किसमें, वर्णन निबंध में। अब आते हैं बच्चों देखिए लास्ट आपका निबंध, ये वर्णनात्मक, अभी वर्णनात्मक हो गया ये तो इस निबंध में आख्यात्मक
का गुण समाहित होता है तथा विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष को सुसंबद्ध और तीक्ष्ण हृदयग्राही, जो अपने हृदय को भी ग्रहण कर सके, समझ सके, मान भाव में बैठ सके और वर्गीकृत पहलू को भी प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने निबंध विधा को समझ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है आप समझ पा रहे होंगे चीजें। आप निरंतर जुड़े रहिए और ऐसे सुनने पर फोकस कीजिए। यूट्यूब ऑन कर लीजिए और सुनने पर फोकस कीजिए। और यहीं से अब हम इस वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट अब कहानी के बारे में समझाएंगे कि कहानी, उपन्यास, ये सब कैसी विधा है। तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।